गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ 1 है फॉर द चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। मैं आपकी इन सभी टेस्ट सीरीज़ में हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज़ बनाऊंगी। उसमें आपके लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो हर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं। मैंने वहाँ से स्पेशली एक्सट्रैक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज़ कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा कि आपके मार्क्स कम आएंगे या फिर आप फेल हो सकते हैं। बस मेरी इन टेस्ट सीरीज़ को रेगुलरली आप करते रहिए मेरे साथ, आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन कैसे आप डिफाइन करोगे? मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जो कि सोल्यूट होता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज सॉल्यूशन। सिंपल वे में कैसे लिखोगे? अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने चाहते हो किसी ए सोल्यूट के, ए कंपोनेंट के, तो दिस इज योर गिवन मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। आपने ये निकाला फॉर्मूला। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका? ए का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज योर ऑल द कंपोनेंट्स, इट मीन्स सॉल्यूशन। जब ए के लिए आपने ए लिखा है तो बी के लिए क्या लिखोगे? अब बी मास ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ बी। तो बस यही ए का पूरा यहाँ लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए, और इस बी के लिए फिर से यहाँ लिख दीजिए। बस ये फॉर्मूला आपको यही बता रहा है। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल अटैच्ड है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन सॉल्यूशन। इथेनॉल इन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इथेनॉल आपका सोल्यूट है, ठीक है, कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर। आपको बना के खुद ही दे दिया, लिख के खुद दे दिया कि ये सोल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है। 46 ग्राम का क्या मतलब है कि आपको गिवन मास दे दिया है इथेनॉल का, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है आपका, ये आपका इथेनॉल है। इस मास की जगह आप लोग लिखोगे 46 ग्राम, ये रहा, और डिवाइडेड बाय उसके मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास निकाल लीजिए इथेनॉल का। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। सॉल्व करेंगे इट विल बी 46 ग्राम पर मोल। ठीक है। आपका आंसर आ गया 1 मोल। ये किसके आ गए? नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के आ गए, इथेनॉल के आ गए। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए वाटर के लिए। गिवन मास इज 180, ठीक है, एंड मोलिकुलर मास वाटर का कितना होता है? दैट इज 18। सॉल्व करेंगे इट इज 10। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, यानी कि इथेनॉल प्लस वाटर। तो स्टार्टिंग में हमने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स कितने इथेनॉल के? 1 है, ऊपर 1 लिख दिया। नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, दैट इज 1 प्लस 10 यानी कि 11। सॉल्व कीजिए, इट इज 0.090 नहीं। यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है। मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, बोथ आर कैंसिल्ड आउट। क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेनरीज लॉ का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। जो लिक्विड के ऊपर जो गैस है उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एंड इसका आपको एक्सप्रेशन भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कहे या ना कहे। एक्सप्रेशन इज दैट इज योर हेनरीज लॉ विच इज योर प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। X इज द सॉल्युबिलिटी और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं KH, दैट इज योर हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है। दिस इज द रिलेशन P इज इक्वल टू KHX। समझ में आया? हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ?
बच्चा कैसे अफेक्ट करेगा टेम्परेचर, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। अगर आप टेम्परेचर को रेज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी राइज होने का क्या मतलब है कि जो गैसेज मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं वो आपके दूर दूर भागने स्टार्ट कर देंगे। दूर दूर भागेंगे तो सोल्युबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि वो घुलेंगे नहीं, क्योंकि स्पेस क्रिएट हो गया ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो भागना शुरू कर देंगे आपके गैसियस पार्टिकल्स। और भागना शुरू कर देंगे तो सोल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और सोल्युबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर गैस प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस का भी क्वेश्चन आता है आपका स्क्यूबा डाइविंग, ठीक है, आपका माउंटेन क्लाइंबिंग, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स जो आपकी सोडा वाटर वगैरह होते हैं, ठीक है, आपकी फिशेस जो बेस्ट ब्रीथिंग, बहुत अच्छी ब्रीथिंग कर पाती हैं इन विंटर सीजन। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड और हेनरीज लॉ की वजह से। समझ में आया बच्चा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now third question is differentiate between ideal and non-ideal solutions with suitable examples. Very important question. Ideal solutions क्या होते हैं? Those obeys Raoult's law, ठीक है, with the entire range of concentrations. Enthalpy change कितनी होती है? That is equal to 0. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन एंड टॉल्विन का. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर द दो सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ over the entire range of concentrations. ठीक है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो तरह के डेविएशंस दिखाते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. फॉर द पॉजिटिव डेविएशन द एग्जाम्पल इज इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, एंड फॉर द नेगेटिव डेविएशन इट इज एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. मैं आपको लिखने का टेक्निक भी समझा रही हूँ बच्चा इस तरह से कि हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड क्वेश्चंस. कहानियाँ नहीं लिखनी होती हैं, कोई फालतू की बातें लिखनी नहीं होती हैं, जो पूछा है उसी का आंसर कीजिए एंड फुल मार्क्स ले लीजिए. समझ में आ गया? आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जो आपके राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं. राउल्ट लॉ क्या होता है? राउल्ट लॉ कहता है बच्चा दैट इज आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, आपके कंपोनेंट का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर या ओवरऑल प्रेशर. अगर हम बात करें, सपोज कीजिए आपने कोई प्रेशर लिया, टोटल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए. Similarly, partial pressure या total pressure of the component of the solution is directly proportional to the partial pressure of the component B. ठीक है, ये है आपका राउल्ट्स लॉ. दिस इज योर राउल्ट्स लॉ. ठीक है, और राउल्ट लॉ जब ओबे होता है, राउल्ट लॉ अगर कोई सोल्यूशन ओबे कर लेता है तो इट मीन्स वो आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है. और जब आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है तो वहाँ डेल्टा एच of mixing, enthalpy of mixing becomes equal to 0 because there is no change in enthalpy. That is an ideal solution. Okay, and delta and V of mixing is also equal to 0. और अगर नॉन आइडियल होगा तो ये दोनों को दोनों अनइक्वल हो जाएंगे. अंडरस्टूड? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको पता है दैट इज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, दिस इज योर राउल्ट्स लॉ. सॉरी, दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे निकालोगे? सबसे पहले रिलेशन निकालने के लिए क्या करोगे बच्चा? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आपको पता है दिस इज द रिलेशन, अभी मैंने बताया. ठीक है, दैट इज प्योर कॉम्पोनेंट का आपका P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1. X इज योर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ कॉम्पोनेंट 1. ठीक है, ये सब लिखा हुआ है आपका. अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपके पास है तो उसके लिए आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट बिकम्स इक्वल टू 1. ठीक है ना, यानी कि x1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स. तो इस वैल्यू को आप अपने इस राउल्ट्स लॉ में, ठीक है, पुट कर दीजिए. P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, x1 की जगह लिख दीजिए आप 1 माइनस x2. रीअरेंज कीजिए इसको, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन कितने आराम से निकल कर आ गया. ये मैंने आपको थ्योरी में भी करवाया था एक्सप्रेशन. आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने थ्योरी में आपको ये रिलेशन, ये एक्सप्रेशन निकाल कर दिखाया है बहुत ईजी मेथड से, शॉर्ट ट्रिक के साथ. ठीक है, और देखिए यहाँ क्वेश्चन बन के निकल कर आ गया है वो एक्सप्रेशन. ठीक है, ज़रूर देखिए मेरी प्रीवियस वीडियोज़ बेटा.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा, जो 100% आते ही आते हैं और फिर से आने के चांसेस हैं। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इट इज़ द एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना, किसका, सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर एज्यूम किया गया है कि ना तो डिसोसिएशन है ना ही एसोसिएशन है, यानी कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। हाउ डज इट अफेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैसे अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट डेफिनेटली करता है, तभी तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक योर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये सभी के सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के। हमने देखा हर रिलेशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। इट मीन्स इफ आई इज ग्रेटर देन 1 इट इज डिसोसिएशन। इन दिस केस मैंने बताया अपनी थ्योरी के की वीडियोज़ में, वहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा। इफ़ आई इज़ लेस देन 1 यानी कि एसोसिएशन है, यानी कि एसिटिक एसिड जब डाइमर बना रहा होता है। ठीक है, मेरी थ्योरी की वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे थ्योरी के रूप में कैसे निकाला गया है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन के वो आ गया जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मोलर मास। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चा, इट इज़ अ प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यू नो वेरी वेल, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये भी पूरा क्वेश्चन थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या होता है, इट्स अ मोलैरिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज योर टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है बच्चा, ये मोलर मास से कैसे रिलेट करता है, मोलर मास का फॉर्मूला होता है आपको पता है, जो कि हम जनरेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में। कैसे, आपको पता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। सी इज मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। सी का फॉर्मूला हो गया आपका, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, आर टी, तो बस इसी के टर्म में आपसे पूछा है, इसको उधर ले जाइए, पाई को इधर ले आइए, नंबर ऑफ मोल्स को भी ओपन कर लीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बस ये रहा आपका फॉर्मूला। आगे समझो बच्चा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर रह गया। ठीक है, इट इज, वेट मैं दोबारा से लिख देती हूँ, योर फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स एंड आर टी, एन बाई वी है, एन की जगह लिखिएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, वॉल्यूम आर टी, बस इसको उधर ले जाइए, आपका रिलेशन निकल के आ जाएगा। समझ में आया बच्चा, बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इतने इजी क्वेश्चन हैं, कैसे आप स्कोर नहीं कर सकते बेटा, यू कैन स्कोर 100%। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट। कितना इजी क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, बताइए, हर बार आ रहा है। क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज अ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, सॉल्वेंट का, अपॉन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। आपको थ्योरी में पूरा कराया है मैंने ये वीडियोस के अंदर कि जब भी किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है, ठीक है, आपके दो तरह के सोल्यूट आप लेते हो, दो तरह के कंपोनेंट्स आप लेते हो, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, तो एक सोल्यूशन बनेगा। जब सोल्यूशन बनेगा तो उसमें एडिशन हुआ है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ से डिनोट किया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, इंटू आई। यहाँ पे आई नहीं है, वेट, यहाँ पे आप लिखिए डेल्टा टी एफ। आपके दो तरह के फॉर्मूलाज मैंने कराए थे, आपको कुछ मिस प्रिंटिंग है इसमें, आपको दो फॉर्मूलाज मैंने कराए थे बच्चा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम इज मोलैलिटी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे स्मॉल एम आएगा, इट्स अ मोलैलिटी। ठीक है, एक और फॉर्मूला जो ग्राफ से निकलता है आपका, ठीक है, मेरी वीडियोस देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये है फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, किसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सॉल्वेंट है आपका, टू 500 ग्राम, सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ठीक है, के भी दे रखा है, तो फॉर्मूला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 20 ग्राम,
मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आपको पता है, निकाल लीजिए, 180 ग्राम आएगा। मास ऑफ वाटर इज गिवन 500 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। के भी आपको दे रखा है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लीजिए सबसे पहले, फिर मोलालिटी का फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सब कुछ आपको गिवन है। ठीक है। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपको लगाना है, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी आपको दे दिया है, ये रहा, ठीक है, 0.52। मोलालिटी आपने कैलकुलेट कर ली है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, किसके लिए आया? डेल्टा टी बी निकाला है आपने, सोल्यूट के लिए निकाला है। आपको सोल्यूशन के लिए निकालना है, तो क्या करोगे? सोल्यूशन के लिए आपको पता है, आपको जो टेम्परेचर आया है केल्विन का, यह आया आपका बी यानी कि सोल्यूट के लिए आया है। आपको सोल्यूशन के लिए निकाल, उसको 100 से प्लस कर दीजिए, नॉट मल्टीप्लाई, इट्स अ प्लस, एडिशन कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना ईजी था कि नहीं था बेटा? ठीक है। ये टेस्ट सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, इसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है कि पहले जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं मैंने सॉल्यूशंस आपको दे दिए, मेरे सॉल्यूशंस को आप समझिए। ठीक है, सॉल्यूशंस को समझने के बाद मेरे सॉल्यूशंस को हाइड करके सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए और उनको अटेम्प्ट कीजिए। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको ये 10 क्वेश्चंस हर चैप्टर के अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप 100% स्कोर कर सको अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है। अगर सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करती तो फिर आप सॉल्यूशंस कहाँ से लेते? आपको प्रॉपर एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलते, आप गूगल करते, क्या करते, और फिर आप ढूंढते रहते, आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट? ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, जो कि वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। और इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, जो कि सॉलिड और लिक्विड फेस के इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए सॉल्यूशन जब ठंडा किया जाता है, तो दैट शुड हैव द टेम्परेचर जो कि प्योर सॉल्वेंट का होना चाहिए। तो इसीलिए प्योर सॉल्वेंट से का जो टेम्परेचर होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उससे कम फ्रीजिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का, क्योंकि वहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी को किसी लिक्विड के अंदर? पूरा हेनरीज लॉ पे डिपेंड है, डिपेंड करेगा प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे। प्रेशर पे डिपेंड कैसे करेगा? आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जब तक प्रेशर इंक्रीज करके उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व नहीं करोगे, तो आपका बॉटल कैप बंद नहीं होगा और गैस डिसॉल्व नहीं होगी। तो सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, हेनरीज लॉ है। ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी हेनरीज लॉ है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी गैसेस की, गैस निकल जाएगी लिक्विड में से, निकल जाएगी तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करती है? गैसेस दैट फॉर्म स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस, ठीक है, विद द सॉल्वेंट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर मोर सोल्यूबल। तो सॉल्वेंट और गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बड़े आराम से घुल जाती है, उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट्स वाई दीज आर मोर सोल्यूबल। अंडरस्टूड बच्चा? मैंने ये टेस्ट सीरीज 1 कंप्लीट कर दी है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ठीक है। इसके अलावा कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय।